हाँ लाइव है, पुराना वाला लेक्चर भी चल रहा है ना। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। ब्लैक वो दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन। गो लाइव कर दिया था, ब्लैक स्क्रीन क्यों दिखा रहे हैं ये बच्चे? लिख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन। हाँ आप सही हैं, अब आ गया। वेलकम 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 टू दिस सेशन, वेलकमिंग यू विथ बोल सकते ना बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लवली विशेस। तो जिन बच्चों को नहीं कुछ खोज खबर है, मैं बता दूं कि मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन मुझे कल से ही स्टोरीज, मैसेज, रील्स, एडिट्स और बहुत सारे मेल्स के थ्रू ये पता चला कि भाई साहब 7 साल हो गए ऐसे ही हेलो एवरीबडी दिगराज सिंह राजपूत करते करते हैं। 7 साल निकल गए यार। 7 साल इधर मतलब बोल सकते हैं ना बिग टाइम। क्यों? क्योंकि इतने समय में जैसे जो बच्चा जब फर्स्ट में था वो 7th में आ गया होगा, मैं 6th से पढ़ा रहा हूँ, जो 6th में था वो निकल के ग्रेजुएट हो गया होगा। नहीं, ग्रेजुएट तो नहीं होगा, 6th वाला 12th कर लिया होगा। जिसको पहली बार 10th में पढ़ाया था वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गया होगा। 7 साल में आपकी 2 साल की पढ़ाई है, 3 साल का कॉलेज और 2 साल का मास्टर्स। और इनफैक्ट मुझे मिलते हैं ये बच्चे, वो क्या कहते हैं कि सर मेरी नौकरी लग गई है, मैं अब मेरा मास्टर्स हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। ऐसे बच्चे मिलते हैं कि मैं कॉलेज, मैं खुद टीचर बन गया हूँ या बन गई हूँ। तो तरह तरह के बच्चे मिलते हैं। मुझे कल ही, मैं बता रहा हूँ आपको, इनफैक्ट कल ही एक बच्चा मिला मैं मंदिर गया था इस्कॉन, तो वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला और वो क्या बोलते हैं जेई ड्रॉपर है, 2 साल वाला। तो कितना बड़ा बैंडविड्थ हो गया यार, कब से पढ़ा रहे हैं। और तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग दिस जर्नी। हाँ, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लो फेज आता है, हाई फेज आता है, लेकिन कभी कभी चिढ़ के बोल भी देता है बहुत हो गया यार अब, ठीक है, परेशानियां रहती है ना जीवन में, लेकिन फिर रियलाइज होता है दिस इज वॉट इज मेकिंग मी वॉट आई एम। तो आई एम प्राउड ऑफ माई कह सकते हैं ना टीचिंग जर्नी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं एक टीचर बना। कुछ और भी बन जाता शायद इतना खुश नहीं होता जितना खुश मैं एक टीचर बन गया हूँ। टीचर में 10 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला हो तो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते आज 7 साल पूरे हो गए। तो बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, तो 7 साल पहले आज का दिन, 7 साल पहले आज का दिन यूं ही रैंडम गूगल पे सर्च करा कि जॉब्स नियर मी, और मुझे पता लगा कि कहीं ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का काम है। ऑफलाइन पढ़ाई रहे थे, बोला कि यहाँ भी पढ़ाना ही है, बच्चे देख के पढ़ाना है, वहाँ कैमरा देख के पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। और आज मुझे एहसास होता है इस कैमरे से, जब मैं गुलू गुलू करता हूँ मेरे बच्चों को, तो तुम्हें भी वहाँ पे ऐसा महसूस होता होगा। दिस इज द बॉन्ड विच वी हैव क्रिएटेड। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ती है, एक आदमी पढ़ा रहा है, बट दिस इज द बॉन्ड विच वी हैव क्रिएटेड एंड आई विल चेरिश दिस फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हो गया सेलिब्रेशन खत्म, अब आ जाओ पढ़ दो। जा परेशान कर दिया सुबह से इतनी सारी रील्स और एडिट्स और मैसेज और ये और वो, और इनफैक्ट आज मैं कुछ देख भी नहीं पाया, चला भी नहीं पाया, लेकिन फिर शाम में मुझे रियलाइज हुआ कि थैंक यू तो बनता है। तो मुझे ये रियलाइजेशन था कि क्लास वाले बच्चों को तो बोल ही दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे बाहर थे उनके लिए फिर मैंने एक स्टोरी डाल दी। चलो, तो ये आपके सारे रील्स, मैसेज, एडिट्स, ये वो, कोई शेर नाचने वाला भी, टाइगर नाचने वाला भी बना दिया किसी ने, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ था। चलो आइए, नेशनलिज्म इन यूरोप, कल अपन ने चैप्टर शुरू कर दिया था। आवाज ठीक आ रही है? थाला ईयर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थाला ईयर्स। थाला फॉर द रीजन हो गया। चलिए दोस्तों, बैकलॉग्स अभी से बना लिए। आज पढ़ेंगे नहीं सर, आज सेलिब्रेट करेंगे। बस हो गया बेटा, 8वें साल भी पढ़ाना है, 9वें भी, 10वें भी तो इसके लिए पढ़ते रहना पड़ेगा, पढ़ाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
8th 9th 10th में भी पढ़ते पढ़ाते, अरे मोबाइल गिर गया मेरा, हो गया भाई बस कर दो प्लीज, 7 साल हो गए मुझे और आगे भी पढ़ाना है तो पढ़ लो अब। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर आपको ध्यान हो तो कल अपन ने चैप्टर चालू करा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अपन ने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के साथ शुरू किया था। ये फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के साथ अपन ने शुरू करके, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया था और उसमें बताया था कि कैसे ये ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का ड्रीम था फ्रेडरिक सूरियो का, विच वाज फार फ्रॉम द रियलिटी, एक यूटोपियन विजन था, ठीक है। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे जो मॉडर्न स्टेट थे वो नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हुए, क्या स्टेप्स लिए गए थे, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई गई। अब ये बताओ, ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने तुम्हें, एक पेंटिंग वाला क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन ये दिया था, मेन क्वेश्चन ये दिया था मैंने तुम्हें, बताना था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपन जैसे यहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि एक चैप्टर की स्टोरी लाइन चलेगी, तो स्टोरी लाइन चालू हो रही है चैप्टर की कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। पिंक कलर का कैसा चल रहा है पेन, लास्ट पे रेड कर देता हूँ। हाँ, तो स्टोरी लाइन क्या चल रही है, स्टोरी लाइन में जैसे अगर आप देखोगे तो स्टोरी लाइन में फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली चीज आ गई 1789, यहां से आपका चैप्टर चालू हो रहा है ना। तो इसी स्टोरी लाइन की टाइमलाइन को अगर सेट करें अपन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या हुआ चीजें, तो रेवोल्यूशन से आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि रेवोल्यूशन से जो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, किसके पास से, ध्यान करो, मोनार्क के पास से पावर लेके किसके पास आ गई, मोनार्क के पास से पावर लेके आ गई जनता के पास में। ट्रांसफर ऑफ पावर आपको पहली बार देखने को मिला था, ट्रांसफर ऑफ पावर। फाइन, अब ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में आपने वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करी, वो लोगों को एकजुट कैसे किया, तो रिकैप करवा रहा हूं। तो लोगों को एकजुट करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है कि वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल जो थे उनके मन में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए गए, और वो वेरियस स्टेप्स क्या थे, वो वेरियस स्टेप्स जैसे हम देखें तो जैसे द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटी ऑन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द वन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने फादरलैंड का कॉन्सेप्ट, सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को चूज किया गया था जिसने रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली ले आए उन्होंने। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मैटर्स वर कॉमेमोरेटेड, ठीक है, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। A centralized administrative system was put in the place, एक centralized administrative system लाया गया जिसके चलते उन्होंने क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आए पूरा का पूरा। साथ ही साथ क्या है, जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी वो रिमूव कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आए। एक और चेंज जो लाया उन्होंने वो क्या लाया कि एक फ्रेंच को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया, रीजनल डायलेक्ट्स जो थी, रीजनल लैंग्वेज जो थी उनको बैन कर दिया, ठीक है। ये सारे स्टेप्स लिए गए और ये 5 नंबर का बाबू सीधा क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। गॉट इट, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है, क्लियर है। मैंने तुम्हें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की WPP दे चुका हूं, वो सॉल्व करते रहना, उसमें गच्चा मत करना, मतलब गड़बड़ मत करना उसको, क्लियर। आज रहने दो ना यार सर, लुक आई एम नॉट योर यार, समझे, आज रहने दो ना यार सर। एक मीम देखा तुमने, अब ना भाई है यार, इंदौर में है ना, मध्य प्रदेश में इंदौर में बोलते भाई नहीं बोलते भाई, अब तो भाई है तो भाइयों पढ़ते हैं चुपचाप आ जाओ, आज रहने दो कुछ नहीं होता है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई, वहां तक हमने देख लिया। इधर ध्यान दो, अब मैं चैट नहीं देख रहा हूं, मैं इधर पढ़ा रहा हूं। अब उसके बाद में क्या है, तो जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने फ्रांस में रेवोल्यूशन लाए थे, तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। सिंपल है, क्या सिंपल है कि एक बार फ्रांस, जैसे ऐसा होता ना कि मैंने एक बार अगर गाड़ी चला के देख ली, अरे वाह मजा आ गया, फिर मैं अपने दोस्तों को पढ़ के लाऊंगा, तू भी चला मजा आएगा, तू भी चला मजा आएगा। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे वही चीज आपको ध्यान रखना है कि एक बार फ्रांस के लोगों ने जब देखा कि यार राजा को हटा के जनता ने अपने हाथ में पावर ले लिए, तो उन्होंने बोला मजा आया, तुम भी करके देखो, बहुत मजा आता है ऐसा करने में। अरे यार आज का दिन ही खत्म नहीं होता। सर हम आपके लिए कुछ लाए हैं, देखो। वाह सर, वाह वाह वाह। सर इसमें लिखा है 7 years of
आगे थोड़ी सा समझ नहीं आ रहा। रीडिफाइनिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ओके तो सर आपको 7 साल हो गए ऑनलाइन एजुकेशन। Congratulations, आज आपकी sir. एनिवर्सरी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। और अभी ये बोलो सर आज मत पढ़ाओ, इतने में आप लोग आ गए। आज वो खुश हो रहे हैं, आज पढ़ने का मौका नहीं है। आज अपन केक काटेंगे यार। Yes. केक तो काटेंगे, छुरी का। ये रहा छुरी भी लेके आए हम। 7 साल बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पहले केक धन्यवाद काट लेते हैं इस अपन। सरप्राइज के लिए। टुगेदर वी अरे कैन वी विल वाला आज सच होने वाला है कि 7 Yes. साल से लगातार सर बच्चों के साथ है। आज वो रियलिटी में कन्वर्ट होता दिख रहा है कि टुगेदर वी कैन वी विल। Yes. आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग सब साथ मिलकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी हमें 700 साल और पढ़ाना है। बिल्कुल सर, 7000 साल पढ़ाएंगे। 26 वाली civilized- 26 में दुनिया खत्म हो रही, लेकिन शुरू होगी फिर से पढ़ाएंगे आगे के। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो, बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। सर केक काटते हैं। चलो एक बार गाना गा दो यार आप लोग चैट में। सर कौन सा लगाते हैं? हैप्पी बर्थडे तो गा नहीं सकते हम। बार हर दिन ये बार बार दिल ये गाए तुम बढ़ाओ 7000 साल। यही है हमारी आदत। 7 लाख साल। तो थैंक यू वेरी मच, तुम हो इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। बच्चे नहीं होते तो मैं किसको पढ़ा रहा बच्चों की तरफ से होता। मैं आपको खिला देता हूँ हाँ। सर। ये हमारी पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम और बच्चों की तरफ से। क्या बात है। आज मेरा ऑफिस में होना वर्थ इट हो गया। केक कट गया। यस। और सर आप एक बात बताओ, कैसा लगा आपको? हाउ वाज योर 7 इयर्स? कैसे निकले ये 7 साल और कैसा लगा आपको? ऐसे निकले सर। कोविड के बाद से समय इतनी तेजी से निकला पता नहीं चला, लेकिन एक चीज ये रहती ना कि आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको समय पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ किया है, हमने वो देश का भविष्य बनाया है। तो बस रियली एंजॉयड द जर्नी। अभी तो और आगे बहुत चलना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, अभी तो बस शुरुआत है। बिल्कुल आगे बहुत कुछ अच्छे से करेंगे अपन साथ में मिलकर। Alright, चलो सर, once again। इनफैक्ट मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि अकेले ना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब जैसे मैं आप लोगों से हमेशा भी कहता हूँ कि जब हमें बहुत आगे निकलना है ना तो अकेले दौड़ जाओ, लेकिन जब बहुत दूर जाना होता है तो साथ में जाना होता है। और मुझे जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपर्स को भी अपना ये 3 साल होगा नवंबर में, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मैं पढ़ाता रहा, बच्चे पढ़ते रहे। क्या होता था कि पहले बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते थे कि 11th 12th में क्या करेंगे हम, 10th तक का सफर है बाय बोल के जाते थे। तो अब ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार नहीं, जैसा हम थे तो ये हमारी परछाई है, वैसे के वैसे ही आपको कॉमर्स की बेस्ट टीम मिल जाएगी, साइंस की बेस्ट टीम मिल जाएगी, वैसे आपको ह्यूमैनिटीज़ की बेस्ट टीम मिल जाएगी। तो ये सारे टीचर्स भी अब उस जर्नी का पार्ट है, एक पूरी टीम है। तो ये आप जो बोलो ना कैसा रहा सफ़र, तो ये सफ़र यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देता है कि अब बच्चे जो है 10वीं तक सीमित नहीं, 10वीं के बाद भी और बेस्ट टीम है आपके पास, तो अब आगे की भी आपकी चिंता खत्म हो गई है। और एसएसटी का बड़ा भाई तो ह्यूमैनिटीज ही है। हाँ, तो ह्यूमैनिटीज की बेस्ट टीम है आपके पास, तो सारा सब कुछ कनेक्टेड है। वो ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है कि 7 सालों में मुझे लगता है ये लोग हमको जानते होंगे। शी इज आयुषी मैम, दिगराज सर, अपेक्षा मैम और मैं रोहित पुरुषवानी। ठीक है। पूरा नाम क्यों बता रहे हो सर? कॉमर्स कंपनी। मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स लेंगे। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट लोगे तो आगे आपके लिए बढ़िया सी टीम है, ठीक है। और ये प्यारी सी टीम इसी तरह से प्यारे प्यारे मोमेंट्स इनके साथ मिलके मैं सेलिब्रेट कर पाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सरप्राइज। सर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप हमेशा बोलते हो टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। तो आपने ये चीज करी है कि हम लोग अपनी एजुकेशन को सिर्फ क्लास में ही सीमित नहीं रखे, मतलब हम इनको एक अच्छा इंसान भी बनाए। मतलब ये अगर दुनिया में जा रहे तो लोग मतलब ये चीज सोचे कि हाँ हम एक अच्छे इंसान बन के निकले। तो ऐसे ही वो लेगेसी जो है हम लोग भी वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और इनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि अगर पढ़ के निकले भी तो इनको लगे कि हाँ हम लोग इनसे पढ़े थे और हम आज क्या अच्छा कर रहे हैं। और मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि आप सही हाथों में जाओगे तो दैट कह सकते हैं ना कि वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और आपने बोला ना कि अच्छा इंसान बने, उस पर ध्यान है। आज इनको पराक्रम का भी हमने एक सरप्राइज आज ही लॉन्च हुआ है, कोइंसिडेंटली वो आज ही लॉन्च हुआ। तो 7 साल के उपलक्ष्य में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्लास में। और ठीक है, ये हमको भी नहीं पता सर हमें था। पार्टी वार्टी मिल रही है क्या 7 साल में आपको? क्लास के बाद ये हमेशा ऐसे ही टाल देते हैं भाई, पहले हमारी बर्थडे की पार्टी भी अब आप दिख नहीं रहे हो। हाँ। बर्थडे की पार्टी नेक्स्ट बर्थडे में मिली थी भाई हमें। अभी नहीं, अभी मिली है, मतलब 2 महीने डिले हुआ, 2 महीने। 6 महीने पहले मिल गई अगले बर्थडे के। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं अपन। चलो ठीक है सर, आप लोगों की तो क्लास चल रही थी ना? हाँ, हमारे क्लास छोड़ गया है। चलो चलो चलो, 11th के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, बाय सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग केक लेना है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द सरप्राइज। ले जश्न बन रहा है, बताओ। चलो केक खाओगे तुम, और ये ले। तो मतलब अभी जैसे रोहित सर ने पूछ के गए ना कि क्या मिला 7 साल में, तो ये मिला। मतलब दिस इज व्हाट वी बिल्ड, ठीक है। वही ना, साथ दौड़ना होता है जब दूर जाना होता है, तो बस साथ है। चलो
आ जाओ, केक भी कट गया, पढ़ लो यार, बहुत मारूंगा नहीं तो तुम्हें चमगादड़ बना दूंगा। बर्थडे नहीं है मेरा बर्थडे नहीं है मेरा। केक खाते ही नेट खत्म हो गया सर, आज क्लास की छुट्टी कर दो, एक बच्चा लिख रहा है। मान जा मेरी बात, पानी गिर गया। यहाँ तो किसी की मम्मी नहीं है ऑफिस में ऑफिस में तो किसी की मम्मी नहीं है, गिर गया तो गिर गया, किसी को मारनी पड़ेगी। घर पे गिरता था जब डर लगता था, यहाँ ऑफिस के कारपेट पे गिर गया तो एकदम से मुझे डर लगा पहले तो, और पानी गिर गया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ फ्री विल फ्री फ्रॉम मम्मी फ्री फ्रॉम मम्मी। यहाँ पे तो यहाँ पानी गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बहू, ठीक है इधर आ जाओ। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे क्या है ना कि जब रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, जैसे रेवोल्यूशन से ये निकल के आया ना कि डेस्पोटिज्म को हटाओ, मोनार्की को हटाओ, जनता को पावर दो। अब ये आइडिया, ठीक है, ये आइडिया अदर पीपल ऑफ द यूरोप जो है उन तक भी पहुंचना चाहिए। क्या हो गया? ये आइडिया अदर पीपल ऑफ यूरोप जो है उन तक भी पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये आइडिया अदर पीपल ऑफ द यूरोप जो है उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो अब होता क्या है, तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप, स्टूडेंट एंड मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड क्लासेस बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो मैंने 9 में पढ़ा था जैकोबिन क्लब। तो जब ये फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, इस चीज की बात दूसरे देशों तक, दूसरे शहरों तक पहुंची, तो सारे स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब क्यों? मतलब वो रेवोल्यूशन के लिए और उत्साहित होने लगे लोग कि भैया क्रांति लाना है, ठीक है, क्रांति लाना है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s। 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का जो दशक था, 1790s का जो टाइम पीरियड था, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक्टिविटीज़, कैंपेन्स, आइडियाज़ जो है ना, तो वो फ्रेंच आर्मी ले लेके हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच पार्ट ऑफ द इटली जो है वहां तक पहुंच गए, ठीक है, वहां तक पहुंच गए। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड मतलब क्या है कि फ्रांस में लोगों ने एकजुट होकर फ्रांस के राजा को हटाया था, क्योंकि उनके अंदर देश के प्रति प्रेम था, राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था। और वही नेशनलिज्म उन्होंने जिन जिन देशों में गए उन लोगों को बताया, कब खून खोलेगा तेरा फैजल, राजा को पटक दो, तुम अपने आप में अपनी सरकार बना लो, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच आर्मीज ने क्या किया, दे कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, मतलब जहां जहां फ्रेंच आर्मीज गई वहां वहां वो आइडियाज लेके गई। समझ गए? बताओ यहां तक क्लियर? जहां जहां फ्रेंच आर्मीज गई वहां तक वो ये आइडियाज लेके गई। फाइन, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, देखो फ्लो है। तो अब ये फ्रेंच आर्मीज को लीड कौन कर रहा था? कौन लीड कर रहा था फ्रेंच आर्मीज को? तो यहां तक क्लियर हो ना? अबे रीसेट नहीं हो रहा है, रुको यार, ये क्या? क्लियर ऑल बिफोर एग्जिटिंग, कंफर्म। हाँ अब चालू हुआ ना, ठीक है। तो आ गया समझ में? मतलब इनका आइडिया था कि दूसरे लोगों तक भी आइडिया पहुंचना चाहिए, ठीक है। इन्होंने फिर क्या देख रहे हो, तो नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रॉड लेके गए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली स्टोरी लाइन चल रही है ना, स्टोरी लाइन में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या होता है वो देखते हैं। स्टोरी लाइन, टाइमलाइन में तुम्हें जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा दिखाते जाऊंगा। तो अब क्या है ना, पेज हो गया था कंप्लीट? हाँ, अब इन फ्रेंच आर्मी को लीड कौन कर रहा था? फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा था उस समय पे, जैसे फ्रांस में फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, रेवोल्यूशन आने के बाद में वही, अब क्लास 9 याद करो, रेवोल्यूशन आया था, रेवोल्यूशन आने के बाद में क्या है, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली के बाद में जैसे अगर आप देखोगे कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनी थी, जैकोबिन क्लब की। जैकोबिन क्लब को हटाने के बाद में फिर कौन आ गई थी? डायरेक्टरी आ गई थी, ध्यान आ रहा है? 5 मेंबर की रूलिंग बॉडी। डायरेक्टरी को भी हटा के नेपोलियन पावर में आ गया था, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स को अब कैरी कर रहा था वो कौन कर रहा था? नेपोलियन कैरी कर रहा था, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वॉर्स को जो कैरी करने वाला एक इंसान था वो नेपोलियन था। तो विद इन दी वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन
ठीक है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन ही फ्रांस को लीड कर रहा था, तो नेपोलियन ने जो चेंजेस फ्रांस में लाया था उन्हीं चेंजेस को नेपोलियन अब क्या करने लगा था, जहां जहां वो जा रहा था वहां वहां लेके जा रहा था। तो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he incorporated a revolutionary principle in order to make whole system more rational and efficient। समझना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे हिटलर को 9th में आपने पढ़ा है, हिटलर को लोग गलत बोलेंगे, बार बार गलत बोलेंगे, हिटलर गलत था भी, लेकिन भले ही हिटलर ने क्या किया हो, भले ही हिटलर ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी हो जर्मनी में, लेकिन लोगों ने हिटलर को मसीहा मान लिया था, क्योंकि उसने जर्मनी एक रंक में पड़े देश को उठा के क्या कर दिया था, वापस से महान बनाने का प्रयास किया था, मतलब उसने मजबूत बना दिया था उस देश को। तो वैसे ही नेपोलियन ने क्या है ना, नेपोलियन जब पावर में आया तो फ्रांस में उस समय तक रेवोल्यूशन वगैरह आके डेमोक्रेसी आ गई थी, नेशनल असेंबली, कन्वेंशन, डायरेक्टरी वगैरह, इलेक्शन हो रहे थे। नेपोलियन बोला यार चलो हटो, सब कुछ हटा दिया सिस्टम और डेमोक्रेसी का, नेपोलियन ने अपने आप को डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लिया। तो नेपोलियन जब पावर में आया, फ्रांस के नेपोलियन एक मिलिट्री जनरल था, वो जब पावर में आया उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नेपोलियन को लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो देश चलता था ना, उस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करे थे, मतलब अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी थी। क्या रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करे थे, बताओ क्या रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करे थे? तो उसने लाया था द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, नेपोलियन ने क्या लाया? द सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया था। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करा सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? कहानी लूप हो रही ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, कैसे लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करी गई। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया तो उसके आइडियाज स्प्रेड हुए, आइडिया के पैर निकल आते हैं, उन आइडियाज को लेके गई जैसे फ्रेंच आर्मीज, तो उन फ्रेंच आर्मीज को लीड कर रहा था जैसे नेपोलियन। तो नेपोलियन ने भले ही डेमोक्रेसी खत्म कर दी हो, लेकिन नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस लाया था उसे पूरे यूरोप के देशों में लोगों ने एक्सेप्ट किया। समझ गए? बताओ, समझ में आया? बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? ए बता दे। है ना? नेपोलियन कोड डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अरे मैं नेपोलियन कोड नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस यस यस, है ना? कनेक्ट करते चलना। फा तो अब क्या होगा कि अब यहां पे एक और सीधा सवाल, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन, चांद सितारे फूल और शबनम लगाने वाला, तो एक और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे ये सिविल कोड, नेपोलियनिक सिविल कोड जो है, ठीक है, तो चांद सितारे फूल और शबनम, चांद सितारे फूल और शबनम का एक और डायरेक्ट वो बनता है क्वेश्चन। ठीक है, चांद सितारे फूल और शबनम का एक और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्या है वो डायरेक्ट क्वेश्चन? वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नेपोलिक कोड क्या है 1804 का बताओ, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है बताओ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन दिस। 5 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो अब आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी लिखना है कि सिविल कोड है क्या। सिंपल चीज, पहले फ्लो समझ लो कि नेपोलिक आर्मी गई, नेपोलिक आर्मी के जाने से जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियाज निकल के आए उन आइडियाज को यूरोप के दूसरे पार्ट में पहुंचाना था। तो जो फ्रांस के सोल्जर्स थे वो उस आइडिया को लेके गए, उन जब फ्रांस की आर्मी अलग अलग देशों में घुस रही थी, उन देशों के मोनार्क्स को हटाती थी, वहाँ डेमोक्रेसी, या फिर कह लो डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, वहाँ वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता था नेपोलियन के जाने के बाद में। ठीक है, तो नेपोलियन इनडायरेक्टली क्या करता था, लोगों को मोनार्क से तो आज़ाद करवा देता था, लेकिन फ्रांस की डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर लेता ना वहाँ पे। तो अभी आगे बताऊंगा कि पीपल वर गेटिंग पॉलिटिकल, मतलब पीपल वर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्क, लेकिन उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, तो इस सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या होता है कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ मॉडर्न चेंजेस लाया। अब उसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ही डिड अवे विथ ऑल, पहला पॉइंट, ही डिड अवे विथ all the privileges based on birth।
ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने सबसे पहली चीजें करी कि सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो है ना उनको खत्म करा जाए, कि जन्म के आधार पर किसी के वो नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर किसी के पास वो नहीं होना चाहिए कि आप राजा के यहाँ पैदा हो गए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितने भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ उनको खत्म किया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर, अगर राजा भी मर्डर करेगा तो राजा को भी सजा मिलना चाहिए। एंड क्या है, क्या बोल सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा उसने। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है, कोई भी सरकार तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं छुड़ा पाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है सिंपल कि क्या था सिविल कोड, तो उसने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया कि सारे प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म कर दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरा, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो जहां जहां फ्रेंच आर्मी पहुंची वहां वहां ये रूल भी पहुंचा। ठीक है, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दूसरा चेंज नेपोलियन कोड का क्या था कि नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को। पहले क्या होता था, राजा, सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये वो पूरा सिस्टम चलता था। नेपोलियन ने बोला नहीं, मॉडर्न जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, मतलब नौकरशाही, जो जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है, ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज। अरे बाप रे, ये क्या हो गया सर, क्या है ये शब्द, डरना नहीं, मैं समझा रहा हूँ, देखो एक एक चीज को समझाता हूँ। तो नेपोलियन ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया। उन्होंने सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, तुमने बाहुबली देखी है? देखो आप खुश हो जाएंगे, बाहुबली की बात आ गई, सर खुश हो गए। बाहुबली क्या पिक्चर है यार, हाँ मजा आ जाता बाहुबली देख के। मैं तो आज ऐसी कुछ ही मूवी है जिनको मैं बार बार देखना पसंद करूंगा, और जिसमें एक है बाहुबली। क्या प्योर गूज़बम्स है भाई पिक्चर में, प्योर गूज़बम्स। तो क्या तो गाने देख लो उसके, क्या तो क्या बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी देख लो, क्या तो स्टोरी लाइन देख लो। हा चलो खैर बाहुबली से बाहर निकलते हैं। बाहुबली में तुम देखा है कि वो जो रहता है, जैसे वो देशावंटन पे जाते हैं ना, बल्लाल देव और बाहुबली दोनों घूमने जाते हैं, देशावंटन पे जाते हैं, और फिर वो घूमते घूमते वो जो उसकी वाइफ बनती बाद में देवसेना, तो देवसेना के भैया जो रहते हैं, तो देवसेना के भैया भी राजा रहते हैं, लेकिन वो छोटू राजा रहते हैं। बाहुबली महेशमती साम्राज्य, तो महेशमती साम्राज्य का राजा था बाहुबली, लेकिन उसके देवसेना के भैया भी राजा थे, तो असली राजा कौन है? तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ये पूरा महेशमती साम्राज्य, ये महेशमती साम्राज्य है, ठीक है, ये महेशमती साम्राज्य है, महेशमती का वैसा वाला महेशमती साम्राज्य। तो अब महेशमती साम्राज्य का पूरा राजा कौन है? जैसे बाहुबली, बल्लाल देव, ठीक है, और वो उसके पापा सब। लेकिन अब ये पूरा साम्राज्य वो नहीं संभाल पाएंगे, तो जैसे दूर दूर की जो जगह थी तो उन्होंने क्या करा, डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जैसे अलग अलग राजाओं को इतनी जिम्मेदारी दे दी। तो तुम्हें ध्यान हो तो जैसे वो देवसेना के जो भैया थे ना, वो देवसेना के भैया सामंत थे, सामंत कहा जाता है उसे, और सामंतवाद को ही कहा जाता है फ्यूडल, ठीक है, सिस्टम। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि राजा जो है, तो राजा पूरी टेरिटरी को बांट के छोटे छोटे राजा बैठा देता था। अब जो छोटे राजा होते थे ना, तो इनका काम होता था कि यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनसे काम करवाना है, उनसे टैक्स कलेक्ट करना है, ये वो। तो अब ऑब्वियस है कि इन्हें टैक्स देना है, तो ये इनसे टैक्स लगाएंगे। और फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो ऐसे जो फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, जिनको टेरिटरी दे दी जाती थी कि तुम यहाँ का साम्राज्य संभालो, तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे ना, ये इन पीजेंट्स को, यहाँ की प्रजा को परेशान करते थे, मतलब ठीक है, यहाँ के पीजेंट्स वगैरह को परेशान करते थे। तो अब होता क्या था कि राजा को पता कुछ चल रहा है, ये कर कुछ रहा है, ऐसा होता था। ठीक है ना, मतलब वही होता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि जब आप किसी को पावर देते हो तो उसके अंदर उस पावर को गलत इस्तेमाल करने का भी एक अलग ही आतुरता आती है उसके अंदर, है ना। तो वही यहाँ पे होता है। तो नेपोलियन ने समझा कि ऐसा किसी को राजा नहीं बनाना है, ठीक है, फिर इनके बच्चे भी राजा बनेंगे, तो उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सेटअप किया जिसमें वो ऑफिसर्स रखेगा। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। फिर क्या है,
समझ में आया? कितना बच्चों को समझ में आ गया फ्यूडल सिस्टम क्या है? तो ये जो फ्यूडल सिस्टम चलता था ना कि राजा, राजा के नीचे राजा, फिर उसका बेटा राजा, और फिर ये वही सिस्टम चला करता था जिससे प्रजा के फजीते हो जाते थे, तो वो सिस्टम खत्म कर दिया उसने। वो सिस्टम खत्म करने के बाद में क्या है, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, जिसे किंगडम होती है, ठीक है। किंगडम मतलब किसकी, कि राजा की साम्राज्य को किंगडम कहेंगे। वैसे ये ना सर्फ होते थे, सर्फ मतलब कौन है, सर्फ एक्सेल वाला सर्फ नहीं है। जैसे मान लो ये टेरिटरी एक, इस खेत का मालिक मैं हूँ, ठीक है, तो ये मेरी खेतिंगडम होगी, है ना, खेतिंगडम खेत है मेरा तो खेतिंगडम। इंग्लिश में इसको क्या कर दिया उन्होंने कि अगर ये मेरी लैंड है और उस लैंड पे मैंने काम करने के लिए सर्फ्स रखे हैं। सर्फ्स कौन होते हैं, सर्फ्स यानी लेबर, ठीक है, सर्फ यानी लेबर, सर्फ यानी लेबर एक तरह से, जैसे बॉन्डेड लेबर जिसे कहा जाता है। तो जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, उस बॉन्डेड लेबर को क्या कहा जाएगा कि सर्फ्स मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये मेरी सर्फडम होगी, सर्फडम। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि ऐसा सिस्टम चलता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे तो अपने अंडर में लेबर्स को रख लेते थे, लेबर से काम करवाते थे। अब लेबर जो होती परेशान होती थी, जो खेतों में काम करने वाली, उनके साथ अत्याचार होता था। तो नेपोलियन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऐसा सेट करना था जो सिंप्लीफाइड रहे। तो उसने क्या करा, ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। पीजेंट जो काम करते थे सर्फडम के अंडर में, तो उन सारे पीजेंट्स को फ्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इसने क्या कर दिया, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज क्या है, तो ये जिसकी सर्फडम होती थी, जो राजा टाइप मतलब जो लैंडलॉर्ड टाइप का होता था। तो तुम्हें अगर ध्यान हो तो 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक वो फोटो थी, एक ऐसे करके एक वो बैठा था आदमी जिसने नी ब्रीचेस पहन के रखे थे, पूरे नी ऊपर तक के हाई बूट्स, ठीक है। तो वो आदमी जो रहता है वो मैनर कहलाता था। मैनर मतलब द वन हु ओन्स द मैंशन, मतलब जिसके पास बड़ा मकान है, जो पैसे वाला है, इस टाइप से। तो मैनोरियल ड्यूज क्या होता था, अब ये पीजेंट जो है बेचारे इनके अंडर में काम भी करते थे और टैक्स भी पे करते थे इनको, ठीक है, टैक्स भी पे करते थे मैनर्स को। मैनोरियल ड्यूज कहा जाता है कि तुम्हें मैनर के सामने जाके जी हजूरी करना पड़ेगी, उसे गिफ्ट देना पड़ेंगे, ये सारी देना पड़ेगी, तो वो मैनोरियल ड्यूज कहलाता था। तो नेपोलियन ने ये देखा कि दिक्कत है, इसमें क्या होता है, जनता परेशान हो रही है, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, सर्फडम खत्म करा और मैनोरियल ड्यूज से भी पीजेंट्स को फ्री कर दिया कि तुम्हें किसी के जाके जी हजूरी नहीं करना है। अब मैंने एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझाया है, क्लियर हुआ? बताओ जल्दी, इज दैट क्लियर? क्यों बाबू, समझ में आया? कटप्पा, कटप्पा भी कैरेक्टर है भाई। क्लियर हो गया? पार्लियामेंट वाला वो भी बता दो, पहले पढ़ तो लो फिर बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले ये पढ़ लो, टॉपिक खत्म कर देना मुझे पहले, ठीक है, समझ में आया? अब ये तो दो चेंजेस हुए, नेपोलिक कोड पढ़ रहे हैं ना अपन, सिविल कोड ऑफ 1804। तो सबसे पहले उसने ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। टाउन्स में उसने क्या चेंज किया, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड मतलब क्या है, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। गिल्ड होता क्या है, तो जैसे आप देखोगे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड में क्या है कि लोगों को पहले अकेले अकेले काम करने दिया जाता था कि आप अकेले अकेले काम करो, है ना, कि आप ग्रुप नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर लोग ग्रुप बना लेंगे सारे ट्रेडर्स, तो सारे ट्रेडर्स मिलके फिर राजा के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, है ना, सारे ट्रेडर्स मिलके फिर राजा के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि राजा के ऊपर प्रेशर ना बने तो गिल्ड्स बनाने नहीं दी जाती थी। मतलब संगठन में शक्ति होती है ना, संगठन में शक्ति, तो पहले गिल्ड्स नहीं बनाने दिया जाता था, लोगों को संगठित नहीं होने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि राजा को डर लगता था कि ऐसा ना हो जाए ये ग्रुप बना के मेरे ऊपर प्रेशर बना दे, मेरे से सवाल करने लग जाए। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड का मतलब सिंपल ये है कि उन्होंने क्या करा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड वाले केस में राजा ने मतलब नेपोलियन ने बोल दिया कि आप फ्री हो। मतलब नेपोलियन ने बहुत इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचा कि लोगों को फ्री में, मतलब फ्री में इन द सेंस कि बिना रिस्ट्रिक्शंस के जब ट्रेड करने दोगे, खुली आज़ादी दोगे, तभी तो लोग ग्रो कर पाएंगे ना, तभी तो लोग ग्रो कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ये समझना है कि आप जब लोगों को आज़ादी दोगे तभी लोग ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही हुआ कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस पर रिमूव का मतलब ये है कि अब लोगों को ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि आप ग्रुप नहीं बना सकते हो, यू पीपल आर फ्री। जैसे आपको
जो करना है वो करो। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ऐसे रिमूव कर दिए, ठीक है। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। टाउन्स में उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी कि पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर ग्रुप्स, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, तो आने जाने के लिए लोगों के लिए अच्छे रोड, कम्युनिकेशन के लिए बेटर फैसिलिटीज़, ठीक है। इंटरनेट 5G लगवा दिया नहीं ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा। अब ये चीज़ें क्या करती है ना, ये चीज़ें फायदा करती है ट्रेडर्स को, ये चीज़ें मॉडर्न लगती है, ये चीज़ें लगती है कि हाँ यू पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मान लो कंट्री नहीं थी तो उसका एम्पायर था, तो एम्पायर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, ऐसा पॉजिटिव मैसेज जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, तो चाहे आप पीजेंट्स हो, आर्टिशंस हो, वर्कर्स हो, न्यू बिजनेसमैन हो, तो ये सिविल कोड के अंदर जो चारों पॉइंट मैंने आपको बताए, इन चारों पॉइंट से पीपल वर वेरी हैप्पी। उन्हें एक नई तरह की आज़ादी महसूस हो रही थी। पीपल वर एंजॉइंग द न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि वाह क्या बात है, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या बात है, अब सर्वडम से फ्री हो गए, वाह वाह वाह, अब कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है हमारे ऊपर। तो पीपल वर एंजॉइंग द न्यू फाउंड फ्रीडम, जो ये नई नई आज़ादी मिली थी, लोगों को मजा आ रहा था, आहा, ठीक है। और क्या था सिविल कोड के अंदर, तो बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standardized weights and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो अगला चेंज ये भी था कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आए, वेट्स को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। पहले क्या होता था, 1 किलो का मतलब कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, यूनिफॉर्म नहीं था, सब अलग अलग था, क्योंकि पहले कंट्री नहीं था ना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग था। लेकिन अब नेपोलियन जब फ्रांस के आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा था, फ्रेंच आर्मीज को, तो जहां जहां जा रहा था वहां वही सिस्टम इंट्रोड्यूस करते जा रहा था जैसा सिस्टम फ्रांस में था, है ना। तो यहां पे वही हुआ। तो दे बिगन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। तो लोगों को भी लगता था कि जब ये कॉमन नेशनल करेंसी होगी, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट होगा, इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेपोलिक कोड के चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गए कि नेपोलिक कोड में आखिरकार हुआ क्या क्या था। सिविल कोड जिसे कहा जाता है, सिविल कोड में आखिरकार हुआ क्या क्या था, समझ में आ गया, बताओ। पराक्रम के बारे में बताऊंगा, तुमने देख तो लिया होगा वीडियो, आखिर में बताऊंगा, चिंता ना करो। बताओ। यस, फ्यूडल सिस्टम में, अगेन फ्यूडल सिस्टम में कुछ नहीं है कि पहले राजा अपने अंडर में और राजा बनाता था और फिर वो राजा लोगों का बाजा बजाता था, मतलब वो इनडायरेक्टली जनता को परेशान करते थे, क्योंकि वो, और ये होता था कि वो राजा भी जब जैसे जैसे वो राजा बड़ा होता जाएगा तो वो अपने बड़े राजा को भी चैलेंज करने की वो उस पर आ जाता था पोजीशन पे, सामंतवाद कहा जाता है इसे हिंदी में। तो इस फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेपोलियन ने बोला कि एक ऑफिसर्स बनाओ ना, जैसे आज क्या है ना, ऑफिसर्स, किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर है तो ये नहीं बोल सकता कि कलेक्टर का राजा ही मैं बन गया, उसे पता है कि 3 साल बाद यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, ऐसा, समझ गए। पिकाचू आज नहीं आ पाया यार, पिकाचू क्या है ना, उधर वाले स्टूडियो में, मैं आज ऑफिस वाले स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। छुट्टी का आएगी, छुट्टी। यहां तक समझ में आया, मैं सब समझाऊंगा, चिंता ना करो। यहां तक समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, हिम्स मतलब क्या होता है, जैसे गीत होते हैं ना, कोई मंत्र हो गया, वो हिम्स होता है। चलो, तो अब इसके बाद में अगली चीज़ क्या है, इसके बाद में जैसे आगे की देखिए अगर हम कहानी, तो उसके बाद में अगली कहानी ये है कि हाउएवर, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा तुम्हें, इस पैराग्राफ में अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, इस पैराग्राफ में मिलेगा क्रिटिसिज्म ऑफ नेपोलियन, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। कैसे, तो क्या हो रहा है यहां पे समझना। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड, ठीक है, जिन जिन एरियाज को हराया किसने, फ्रेंच आर्मी ने।
However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे समझना, मजेदार एग्जांपल है। तुम्हारी क्लास में एक गुंडा लड़का था, मेरी तरफ मत देखना, मैं गुंडा लड़का नहीं, मैं तो अच्छा लड़का था, ठीक है। तुम्हारी क्लास में एक गुंडा लड़का था, वो पूरी क्लास को बुली करके रखता था, मार रहा है, पीट रहा है, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तुम सब उससे परेशान थे, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरे सेक्शन का एक गुंडा लड़का तुम्हारे सेक्शन में घुसता है, तुम्हारे सेक्शन के गुंडे लड़के की कॉलर पकड़ता है, 3 मुक्के मारता है उसको, वो बोलता है निकल जा क्लास से, और वो क्लास छोड़ के चले जाता है। तुम लोग सब खुश होते हो, क्या बात है, गुंडे फ्रॉम दूसरे सेक्शन, यू आर वेरी गुड गाय, तुमने बहुत अच्छे से क्या करा, और हमारी क्लास का जो गुंडा लड़का था उसकी पिटाई कर दी और मजा आ गया, ये वो सारा सब कुछ है ना। खुश हो गए तुम कि हमारी क्लास का गुंडा गया, ताली बजा दी, नाच लिए, ठीक है, सीटी वीटी मार दी। फिर तुम्हें रियलाइज होगा लेकिन हमारी क्लास का गुंडा चले गया तो क्या हुआ, अब किसी दूसरी क्लास के गुंडे लड़के ने आके हमारी क्लास पे कब्जा कर लिया, तो +2 - 2 तो वही हो गया 0। समझे नहीं समझे बताओ मुझे, कहानी समझेगी नहीं, कहानी समझेगी नहीं समझे, ये बता दो बस तुम तो मुझे, इसके बाद मैं चैप्टर में समझाऊंगा कहानी समझ में आएगी नहीं। अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आई तो फिर मुझे लग रहा है हमें कुछ वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहानी समझ में आएगी नहीं, यस और नो, जरा तेजी से बताओ गुंडे बच्चे। आ गई ना, वेरी गुड। तो अब इसी कहानी को आप यहां लगा दो। नेपोलियन गुंडा था दूसरे सेक्शन का, नेपोलियन दूसरे सेक्शन का गुंडा था, और लेकिन अब नेपोलियन क्या करता, तुम्हारी क्लास में आ जाता है। तो तुम्हारी क्लास का गुंडा कौन था, जो तुम्हारे यहाँ के राजा वाजा थे। तो नेपोलिक आर्मीज जो है ना, वो अलग अलग एरियाज में गई, उन्होंने अलग अलग एरियाज में जाके वहाँ पे क्या किया, कनकर किया, उनको हराया, वहाँ के मोनार्क्स को हटा दिया, वहाँ के मोनार्क्स को मार पीट के भगा दिया। तो मोनार्की वहाँ की खत्म कर दी, लोग नाच रहे थे, राजा गया, ठीक है। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ क्या, कि जो रिएक्शन थे ना लोकल पॉपुलेशन के, दे वर मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि नेपोलियन आया, नेपोलियन ने हमारे राजा को मारा, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है नेपोलियन, तो लिबर्टी लेके आएगा, हमारे राजा को हटा देगा और मॉडर्न चेंजेस लेके आएगा। लोग पहले खुश हुए, लेकिन उनको फिर रियलाइज हुआ कि ये मॉडर्न चेंजेस जो नेपोलियन ला रहा है, ठीक है, तो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेन्स, मिनाल, वॉर्सॉ, ये सारी जगह है जहां पे नेपोलियन की आर्मी गई थी, ठीक है। तो शुरुआत में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया लोगों ने एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, कि ये तो बहुत, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब द वन हु ब्रिंग्स द लिबर्टी, जो आजादी लेके आएगा। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सर्फडम खत्म हो जाएगी, लोगों को लग रहा था फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट आ जाएगा, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म हो जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छा समाज बन जाएगा। तो पीपल वर वेरी हैप्पी। और इन सारे देशों में, इन सारे शहरों में जब जब नेपोलिक आर्मी गई तो लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी। तो जो शुरुआत का उत्साह था ना, जैसे जब आपकी क्लास में दूसरी सेक्शन का गुंडा आया और वो तुम्हारे सेक्शन के गुंडे बच्चे को मार रहा है, डिशुम डिशुम, तुम्हें मजा आ रहा है कि ये और मारो, लेकिन फिर वो जो शुरुआत की खुशी थी, तुम्हें रियलाइज होगा, एक मिनट, क्या ये चले जाएगा तो फिर ये गुंडा बन जाएगा, है ना, कोई तो गुंडा रहेगा तुम्हारी क्लास में, तो वो वाले गुंडे को हटा के ये गुंडा बन जाएगा। तो वही चीज़, तो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था लोगों का कि अच्छी बात है नेपोलियन आ गया, हमारे राजा को हटा दे, नेपोलियन मॉडर्न चेंजेस लाएगा, वही खुशी लोगों की फिर दुख में बदल गई, हॉस्टिलिटी में बदल गई, गुस्से में बदल गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि जो इनिशियली वो जो खुश हो रहे थे ना, ठीक है, उससे लोगों को समझ में आया कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ला रहा है, मॉडर्न चेंजेस जो ला रहा है, अच्छे चेंजेस, तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। तो नेपोलियन ने चेंजेस तो अच्छे ले आया है, बट ये अच्छे चेंजेस अच्छे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं रहे। हमारा राजा चले गया तो अब कोई और हमारे ऊपर राजा बन के बैठ गया है, समझ रहे हो। मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेन्स यानी इटली, ठीक है, मेन्स इटली में शहर है एक, मेन्स, मिनाल, ये सब इटली के शहर हैं। तो इटली के इन शहरों में जाके नेपोलिक आर्मी ने क्या करा, वहाँ के जो राजा के लोग थे उन लोगों को हटा दिया, मार पीट के भगा दिया। अब मेन्स और मिनाल पे किसका कब्जा हो गया? नेपोलिक आर्मीज का, फ्रेंच आर्मीज का कब्जा हो गया। तो कब्जा तो अभी भी है, पहले किसी और का था, अब किसी और का। बस ये है कि लोग खुश हुए कि चलो पुराना राजा हट गया, लेकिन अब कोई और आके बैठ गया है, मॉडर्न चेंजेस लाया, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम कहाँ गई?
वो तो आज भी नहीं मिली ना, पहले उनके गुलाम थे, अब इसके गुलाम है। तो लोगों का जो इनिशियल इंथुजियाज्म था, इट सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाउ इट बिकेम क्लियर दैट जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे दे डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम तो खत्म हो गई ना, पहले कोई और रूलर था, अब कोई बन गए। फिर अब जब नेपोलियन आर्मी नहीं नया सिस्टम लाई, तो नए सिस्टम में उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया। पहले टैक्स शायद कम देना पड़ता हो लोगों को, तो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, नेपोलियन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती इटली के आदमी को बोल रहे कि अब चल, अब तेरी कंट्री पे हमने कब्जा कर लिया, अब तू फ्रांस की आर्मी के साथ लड़ना। क्यों लड़ूं मैं? फ्रांस मेरा देश थोड़ी ना है। लेकिन अब वो फ्रेंच आर्मी ने इटली पे कब्जा कर लिया, तो वो इटालियंस को भी बोले कि चलो फ्रेंच की तरफ से लड़ो। तो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। देखो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। वही पैटर्न पकड़ना है आपको कि जब एक पावर दूसरी पावर के ऊपर डोमिनेट कर लेती है तो वो उसको अपने लिए यूज करती है। इंडिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ क्या कर रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जबरदस्ती हमारे लोगों को आर्मी में ले जा रहे थे, बोलते कि ब्रिटेन की आर्मी से लड़ो। क्यों लड़े भाई? हमें क्या मोहब्बत है ब्रिटेन से? तो वही चीज यहां पे कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। दूसरे यूरोप को, अभी नेपोलियन को यही नहीं रुकना था ना, नेपोलियन ने वो मोटिवेशनल कोट पढ़ लिया है क्या, कि यहां तक आए हैं मेरे दोस्त, यहां रुकने के लिए नहीं। तो नेपोलियन ने बोला कि अभी तो पूरे यूरोप को जीतना है, तो जिन जिन पार्ट को जीतते जा रहे हैं उन लोगों को भी अपने साथ लड़ाई में लेके चलो। ठीक है, ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो जो भी अच्छे चेंजेस इन्होंने लेके आए थे, उन सारे अच्छे चेंजेस के अगेंस्ट में टैक्स बढ़ा देना, सेंसरशिप या फिर फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, इससे लोग खुश नहीं थे। तो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था, इट टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। क्वेश्चन कैसा बनेगा? यही कि व्हाई द इनिशियल एंथुसियाज्म टुवर्ड्स नेपोलियन टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, या फिर व्हाट वर, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सिविल कोड वाज वेरी गुड, देन व्हाई पीपल स्टार्टेड हेटिंग नेपोलियन वंस दे वर कनकर्ड बाय द नेपोलियन आर्मी या फिर फ्रेंच आर्मी। तो कंटेक्स्ट समझना है, सवाल कैसा भी आ जाए। समझ में आ गई पूरी कहानी? जल्दी बताओ, पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब ये फोटोज में क्या बताया गया है, फिगर 4 में, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वीब्रकन जर्मनी। तो ये ट्री ऑफ लिबर्टी, वो जहाँ जहाँ जाते थे पेड़ लगाते थे लिबर्टी का। ठीक है, तो ये नेपोलियन आर्मी ने क्या करा, वहाँ के ये काले कपड़े वालों को पकड़ के ले जा रहे हैं ना, वहाँ की लोकल जर्मनी के लोकल रूलर्स को हटा के ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। और नेपोलियन से हमारे कंट्री के राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान, ये लोग बहुत इंस्पायर्ड थे, है ना, टीपू सुल्तान खास करके। तो टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर की किंगडम में भी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। एक ट्री ऑफ लिबर्टी मतलब नेपोलियन आर्मी ये बता रही थी हम जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को मोनार्क से लिबरेट करेंगे, लेकिन खुद गुलाम बना लेते थे, हिपोक्रेट। ठीक है, तो समझ में आया? अब जैसे ये देखोगे, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉस ऑल दैट ही हैज ऑन द वे टू होम टू लेप्जिग। बैटल ऑफ लेप्जिग में नेपोलियन हारता है 1815 में। ठीक है, तो ये जो इसको डाकिया बनाया, डाकिया समझते हो ना, पोस्टमैन, और पोस्टमैन आगे जा रहा है, उसके सारे कार्ड जो हैं, लेटर कार्ड जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो इस इमेज में वही दर्शाया गया है कि पोस्टमैन के सारे लेटर कार्ड्स गिरते जा रहे हैं और नेपोलियन आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेपोलियन आगे बढ़ता जा रहा है, समझ में आया? तो वो हारते गया, तो वो हारते जो जा रहा है, तो जो टेरिटरी हारा है वो खत में लिखी हुई गिर रही है। तो इमेज ये दर्शा रही है। इमेजेस का एक रेफरेंस होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज क्या पूछ रही है। ठीक है, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आप क्या लिख रहे हो। जैसे मूवी में वो होता है ना सेंसर बोर्ड चेक करता है कि पिक्चर के अंदर क्या है, कौन से सीन है, कैसे सीन है, तो चेक करना। तो सेंसरशिप का मतलब वही है कि नेपोलियन जब पहुंच गया जिन देशों में, तो उन देशों में मीडिया क्या लिख रही है इस चीज़ को चेक किया जाता था। इसी को सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। एक बच्चा लिख रहा है, सर आर यू हैकर। मेरे दिमाग में जो सवाल होता है वो आप कैसे जवाब देते हो? ये जो अनुभव होता है ना, अनुभव यही होता है मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे 10 बैचेस निकाल चुका हूँ ना मेरे दोस्त। तो इन 10 बैचेस में मैंने यही तो सीखा है बस, कि मुझे पता रहता है कि कहाँ क्या पूछ सकते हो तुम, तो वो पहले ही आ जाएगा। तुम मन में पूछो, मैं मुंह से जवाब दे दूंगा, और हम मन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हैंस प्रूवन। चलो सुनो मेरी बात, आ जाओ कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस इतना ही पढ़ेंगे आज, घबराओ नहीं। 7 साल के उपलक्ष्य में तुम्हें छुट्टी दूंगा, पहले क्वेश्चन खेलते हैं। तो देखो, रीड ये 2025 का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियन कोड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इंपोजिंग मैनुअल ड्यूज ऑन पीजेंट्स। क्या है राइट आंसर? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक?
हार्बिंगर का मतलब ये है कि द वन हु ब्रिंग्स दी लिबर्टी, हार्बिंगर मतलब जो लिबर्टी की चीज को कैरी कर रहा है, आगे ला रहा है, वो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहलाएगा। ठीक है, बताओ। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस के आंसर तो फिर पराक्रम भी बताऊंगा। देखो इसका राइट आंसर इज ए। देखो इंपोजिंग मेमोरियल ड्यूज, मेमोरियल ड्यूज को तो खत्म करा था नेपोलियन ने इस सिविल कोड के अंदर, है ना। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द करेक्ट, 1 2 3 ऑप्शन जो है इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर कितने बच्चों ने सही दिया है? रिजल्ट 55% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। लीडर बोर्ड देखा जाए कौन थे 55% बच्चे, उसके पहले इस सवाल का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। देखो पेपर बहुत टफ नहीं आता है, पेपर आपको फेल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, पेपर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप क्या कर लो, आसानी से समझ पाओ। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड क्वेश्चन का, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 2020 का, है ना, कि किस रेवोल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा गया है। ठीक है, पोल दे दिया मैंने। पिछले सवाल में हर्षल नाम का एक बच्चा था जिसने फास्टेस्ट फिंगर में सबसे तेज आंसर दिया है। तो लीडर बोर्ड ऐसा बना है, हर्षल, तरुण गुप्ता, श्रेयांश राज, दानिया, सिमू, वैदेही, पायल, अदिति, शिवम और दर्शना। ठीक है बाबू, और दर्शना। क्लियर है? चलो, तो इसका राइट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन है। बड़ा सिंपल है तो, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। 85% बच्चों ने ही सही आंसर दिया मात्र। अरे इसमें तो 100% बच्चे देना चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कल पढ़ाते समय कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन है तो पहली बार लोगों को रियलाइज हुआ, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, राजा को चाटा मार सकते हैं, राजा को हटा सकते हैं। वाह भाई, तो वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर एकजुटता फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई, है ना। चलो अगला, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस। सिविल कोड ऑफ 1804 किसने दिया फ्रांस में? एलेक्जेंडर, ठीक है, मैक्सिमिलियन, क्या है, फेर्डिनांड और नेपोलियन। किसने दिया सिविल कोड ऑफ 1804? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑब्वियस है, नेपोलिक कोड जिसे कहा जा रहा है। ये 2026 का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आया है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पढ़ोगे अच्छे से तो कठिन कुछ नहीं होता है। 10वीं का पेपर ऐसा नहीं होता कि हुआ है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट बस पढ़ना है सब, बस रोज पढ़ते चलना थोड़ा थोड़ा। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, एक्सप्लेन। तो ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और सीधे सीधे पॉइंट लिखना है, गिवन इन होमवर्क क्वेश्चन, है ना, गिवन इन होमवर्क क्वेश्चन। ध्यान आया? सीधे सीधे आंसर लिखना है इसका। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। 2 नंबर में क्वेश्चन का अगर मैं देता हूं तुम्हें तो क्या लिखोगे इसमें, बताओ। स्टेटमेंट समझो पहले, देखो। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। इवैल्यूएट करना है इस स्टेटमेंट को। तो आपको बताना कि ऐसा क्या हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म निकल के आई। तो सिंपल है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फॉर द फर्स्ट टाइम शिफ्ट ऑफ पावर was seen from monarch to people। शिफ्ट ऑफ पावर पहली बार देखने को मिला। साथ ही साथ क्या है, शिफ्ट ऑफ पावर पहली बार देखने को मिला। साथ ही साथ आपको ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैसे, एंड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, पीपल केम टुगेदर। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद तब होगा ना जब लोग एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस पीपल केम टुगेदर, इस प्रोसेस में लोग एक साथ आए, एकजुट हुए, तो इसे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा है। क्लियर कट, ठीक है, लोग एक साथ आए। क्लियर हो गया?
The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen. Explain the statement. ठीक है, आ जाओ। और तो the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of French citizen. जो क्वेश्चन हमने इधर पढ़ा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा अपन ने, यही आंसर को क्वेश्चन बना दिया इस पेज पे। देखो 2025 का क्वेश्चन है ये। तो कुल मिला के रटना नहीं है, समझना है कहानी कि कब कहां क्या पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, तो अब आपको वो लिखना रहेंगे सारे 5 चेंजेस जो देखे कि आइडिया ऑफ ला पेट्रिया लेसिटियोन जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अब जो है तो लोग जो उनके पास पावर आ गई। इंट्रो पहले ऐसा बनेगा कि इसको आप स्टेटमेंट को समझाओगे कि लोगों के पास पावर आ गई, और लोगों के पास पावर आने के बाद में आप वो सारे पॉइंटर्स लिख दोगे। समझ रहे हो क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेटमेंट दिया कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो क्या चेंजेस आए, स्टेट जनरल हट गई, नेशनल असेंबली बन गई, है ना। तो स्टेटमेंट समझना है। पहले वाले में जो सवाल था वो जवाब बन गया, अब जो जवाब था वो सवाल बन गया है। तो सारे के सारे पॉइंटर्स जो है हमारे, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के अंदर में जो है वो लिखना है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इन यूरोप। तो आपको बताना है कि पहले तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, अब यही ट्रांसफर ऑफ पावर का आइडिया जो है, ध्यान देना, वॉज कैरीड इन यूरोप। समझाऊंगा एक बार क्वेश्चन को। हाँ, क्या है देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को यूरोप में कैसे पहुंचाया, सुटेबल आर्गुमेंट के साथ बताओ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबसे पहले क्या हुआ, आपने कंटेक्ट दे दिया 3 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है तो, कि ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली। अब जब ये पावर ट्रांसफर हुई तो यही आइडिया जो है कि हाँ पॉसिबल है, आइडिया मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर इज पॉसिबल, तो यही आइडिया, दिस आइडिया वाज कैरीड इन यूरोप। तो इस आइडिया को पूरे यूरोप में ले जाना गया। तो किसके द्वारा, तो फ्रेंच आर्मीज ने जगह जगह जाके, अलग अलग कंट्री में जाके इसी आइडिया को कि सोवरेनिटी होती है, लोगों के पास अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो, आप राजा को हटा सकते हो, इस आइडिया को पहुंचाया, ठीक है। फ्रेंच आर्मीज जो हैं डिड दिस, ठीक है, सिंपल पॉइंट हो गया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेपोलिक कोड, ये आज का होमवर्क है। सिंपल, मैंने तुम्हें सीधे सीधे 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। बुक से सीधे सीधे 5 पॉइंट लिखना है, बुक से सीधे सीधे 5 पॉइंट अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, रटना मत। समझ में सब आया ना कि क्या क्या नेपोलियन ने, जैसे आप देखेंगे इंट्रोड्यूस, क्या बोल सकते हैं कि अबॉलिश दी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन दी बर्थ, ये वाला एक पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, मॉडर्न चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, वाला जो पॉइंट था आपका कि मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्वडम से। फिर उसके बाद में आप लिखोगे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आया। तो वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा दूं? ना 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 सर, देख 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 घबरा गए। जिस क्वेश्चन में 85% बच्चों ने सही आंसर दिया था उस क्वेश्चन का लीडर बोर्ड है मानव देवरे, माधव भारद्वाज, मेघा, वंश राजपूत, युगवीर, हार्दिक, काव्या, भावेश, सौरभ और विजुअल। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, अब पराक्रम क्या, आप बता देता हूं तुम्हें। पराक्रम देखो, पराक्रम बेसिकली, पराक्रम क्या है, मुझे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, जिसमें बताया ना 7 साल हो गए और मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ,
तो मेरा ये मानना था कि हम अपनी लर्निंग्स को किताबों तक रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं। जैसे तुम्हें ध्यान हो तो मैं लेक्चर्स में भी तुम्हें क्या बताता था कि अगर बारिश में, मतलब ठंड के समय में बारिश हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन है, तो वो किताब में क्यों पढ़ रहा है। आप फील करो ना कि ठंड के समय में बारिश होती है, कभी गर्मी बढ़ती है, कभी गर्मी नहीं रहती है, तो एलिनो एनसो वाले इफेक्ट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो हमारे आजू बाजू हो रही होती है। जैसे अभी हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, कैसे एक पार्टी की सरकार बन गई, कैसे दूसरी पार्टी की बिगड़ गई। तो वो आखिरकार क्या सिस्टम होता है, सीट सिस्टम क्या होता है। आप जो किताब में पढ़ रहे हो अगर उसको किताब तक ही सीमित रखोगे, अपने आजू बाजू नहीं फील करोगे, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। और एज ए टीचर मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ है। ये सिर्फ सोशल में, साइंस में, मैथ्स में अप्लाई नहीं होता, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। तो ये बहुत जोर से ऐसी फीलिंग आती थी मुझे कि यार हमें बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना है। और ये मैं आज से नहीं, 10 साल पहले से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से फील करता था। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे पढ़ाते चले गए, चीज़ें होते चली गई, नेक्स्ट टॉपर्स बना, और फिर मुझे एहसास हुआ कि आज हम उतने सशक्त हैं कि जिस फिलॉसफी में हम विश्वास रखते हैं ना कि हमारा बच्चा किताब तक ही क्यों सीमित रहे, जो पढ़ रहा है उसको रियल लाइफ एक्सपोजर क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को हमने पराक्रम नाम से एक प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम आप लोगों के क्लास में टेस्ट होंगे, सारी चीज़ होंगे, तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें हम एक एजुकेशनल टूर देंगे कंट्री का। तो पिछले साल जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, रेगुलर टेस्ट दिए, अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ, सिर्फ परसेंटेज पे क्यों ना अपना बच्चे को कि आखिरी में जिसने परसेंटेज बनाया वही टॉपर है। क्लास में भी तो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अटेंटिव है, रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं। तो हमने उन बच्चों को रिवॉर्ड किया। कैसे? उन बच्चों को, वो जो सेलेक्टेड बच्चे थे, जो डेटा निकल के आया पूरा उस डेटा के हिसाब से, उन्हें हमने एजुकेशनल टूर पे ले गए, हम उन्हें पार्लियामेंट ले गए, हम उन्हें राष्ट्रपति भवन ले गए, हम उन बच्चों को लेके गए फॉरेन एम्बेसीज में, जैसे एम्बेसी ऑफ जिबूती में लेके गए, हम उन बच्चों को लेके गए कहाँ पे, मिनिस्ट्री में, अलग अलग मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज में लेके गए। और तब हमें एहसास हुआ कि हाँ, हम देश का भविष्य बना रहे हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो बियॉन्ड बुक्स पढ़ा के दिखा पा रहे हैं। तो ये है पराक्रम। और वो पराक्रम एक पहल है नेक्स्ट टॉपर्स की। आप सभी बच्चे भी पराक्रम का हिस्सा बन पाओगे। आपको क्या करना होगा, आपको बस वो कंसिस्टेंट पढ़ना होगा, अच्छे से टेस्ट देना होगा, सारी चीज़ें हैं ना। फिर मिलेंगे अपन पराक्रम में। तो सेलेक्टेड फ्यूज़ जो है, तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो मेहनती होंगे उन्हें मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये है पराक्रम। तो बताना अपने दोस्तों को कि क्या है आरंभ बैच में, क्या है प्रारंभ बैच में। तो 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस के बच्चे जाते हैं। तो क्या है आरंभ प्रारंभ बैच में, तो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखेंगे हम आपको, हम किताबों से बाहर लेके जाएंगे, हम आपको रियल वर्ल्ड दिखाएंगे। ये है पराक्रम, जिसमें आपको पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलेगा, रियल लाइफ लर्निंग्स लेने का मौका मिलेगा। और देखो इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बच्चा था पराक्रम में, जो एक बच्चा सेलेक्ट होकर आया था, उसका नाम था मनु। उस बच्चे को जब हम फेलिसिटेट कर रहे थे, मैं उसको गिफ्ट दे रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि उस बच्चे ने एक सवाल पूछा, ठीक है। तो वो मनु ने एक सवाल पूछा कि सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया, तो जब हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में गए तो मैंने वो डिफॉरेस्टेशन पे सवाल उठाया और उन्होंने जवाब भी दिया कि पेड़ क्यों कट रहे हैं। तब मुझे इतनी खुशी हुई ना कि टीचर होना सार्थक हो गया, कि मैं वो जो बच्चे को पढ़ा रहा था किताब में, जब उसको रियल लाइफ में वो चीज़ देखने का, समझने का मौका मिला, तो उसने जो किताबों में पढ़ा, वीडियोज़ में पढ़ा है, उसने वहाँ जाके पूछा। तो दिस इज द इम्पैक्ट विच वी आर क्रिएटिंग। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि ये हुई ना बात, वेरी गुड। तो ये सक्सेसफुल हो गया भाई, पराक्रम इवेंट ऑर्गेनाइज करना सक्सेसफुल हो गया। जो हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी वो सक्सेसफुल हो गई कि आप वो रियल लाइफ लर्निंग्स ले पा रहे हो। तो ऐसे आपको भी मौके मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे आपको भी मौके मिलेंगे बहुत सारे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और 7 साल ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते मैं